हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डर की दास्तान यूट्यूब चैनल में, जहां आपको अनकही और अनसुनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मेरा नाम अजय है। मैं सिक्किम के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। ये मेरी खुद की एक कहानी है जो मैं आज आपको सुनाऊंगा। और जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और खौफनाक अनुभव है। मैं जानता हूँ कि इसे सुनने के बाद शायद आप मुझे झूठा या पागल समझेंगे, लेकिन यकीन मानिए, यह सब सच है। अगर आप मेरी जगह होते, तो शायद आज आप यहाँ ना होते। करीब 6 महीने पहले मैं बुरी तरह बेरोजगार था। दिन रात नौकरी की तलाश में भटकते हुए मैंने एक ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर एक विज्ञापन देखा। रात की शिफ्ट के लिए चौकीदार चाहिए, तनख्वाह आकर्षक, खाना रहना मुफ्त, ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। तनख्वाह बहुत ज्यादा थी, इतनी कि मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने बिना सोचे समझे दिए गए नंबर पर कॉल किया। फोन उठाने वाले आदमी की आवाज अजीब थी, गहरी, भारी और ठंडी। आप नौकरी चाहते हैं? हाँ सर, लेकिन ये नौकरी है कहाँ? मैंने पूछा। जगह इतनी मायने नहीं रखती, बस आपको काम करना है और हमारे 6 नियमों का पालन करना है। कैसे नियम? वो आपको इंटरव्यू के बाद बताए जाएंगे। अगर आप तैयार हैं तो रात 8 बजे इस पते पर पहुंच जाइए। मुझे यह सब थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन नौकरी की सख्त जरूरत थी। बिना ज्यादा सवाल किए मैं दिए गए पते पर चला गया। पता एक पुरानी सुनसान इमारत का था जो शहर से थोड़ा बाहर थी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहां एक लंबा चौड़ा आदमी, जिसका नाम राठौर साहब था, मेरा इंतजार कर रहा था। तुम्हें सिर्फ रात में यहाँ चौकीदारी करनी होगी, उसने कहा, और इन 6 नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। अगर तुमने इनमें से किसी का उल्लंघन किया तो हम तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। फिर उसने मुझे एक कागज दिया जिस पर ये 6 नियम लिखे थे। 1. रात 12 बजे के बाद किसी भी दस्तक का जवाब मत देना। 2. खिड़कियों से बाहर मत देखना। 3. किसी भी आवाज का पीछा मत करना, चाहे वह जितनी भी परिचित क्यों न लगे। 4. अगर तुम्हें अपने अलावा कोई और दिखे तो आंखें बंद करके 10 तक गिनना और तब तक मत हिलना जब तक वह चला न जाए। 5. अगर कोई कहे कि तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई है तो बाहर मत जाना जब तक सूरज न निकल आए। 6. अगर नियमों में से कोई भी नियम टूट जाए तो तुरंत कंट्रोल रूम में जाकर कैमरा नंबर 6 देखो। मैंने पढ़कर हंसने की कोशिश की। सर, यह मजाक तो नहीं है? राठौर साहब के चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। अगर रहना है तो मानना पड़ेगा। मैंने गहरी सांस ली। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मोटी तनख्वाह का लालच भी था। आखिरकार मैंने नियमों पर हस्ताक्षर कर दिए। पहली रात की शुरुआत। रात 10 बजे मैंने अपनी शिफ्ट शुरू की। इमारत में कुल 3 बड़े हॉल, एक कंट्रोल रूम और कई बंद दरवाजे थे। कैमरों की निगरानी के लिए एक पुराना टीवी मॉनिटर था जो अजीब तरह से बीच बीच में झिलमिलाने लगता था। पहले कुछ घंटे शांत बीते। मैंने सोचा यहाँ डरने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर रात के ठीक 12 बजे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मेरी सांस अटक गई। मैंने घड़ी की तरफ देखा। रात के ठीक 12 बज रहे थे। मुझे तुरंत पहले नियम की याद आई। रात 12 बजे के बाद किसी भी दस्तक का जवाब मत देना। मैं कुर्सी पर जड़ हो गया। मेरे हाथ पसीने से भीगने लगे। शायद कोई मजाक कर रहा होगा, मैंने खुद को दिलासा दिया। लेकिन तभी दस्तक दोबारा हुई, इस बार थोड़ी ज्यादा तेज। मेरे मन में ख्याल आया कि झांक कर देख लूं, लेकिन फिर दूसरा नियम याद आया, खिड़कियों से बाहर मत देखना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरे अंदर 2 आवाजें थीं। एक कह रही थी कि कुछ नहीं होगा, बस झांक लो। दूसरी कह रही थी कि अगर नियम बनाए गए हैं तो जरूर कोई कारण होगा। दस्तक अब और तेज होती जा रही थी। मैंने खुद को समझाया, शांत रहो, जवाब मत दो। कुछ सेकंड बीते, फिर अचानक दस्तक बंद हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी दिमाग में एक और ख्याल आया, कैमरों में देखूं कि बाहर कौन था। मैं कंट्रोल रूम में गया और सीसीटी स्क्रीन ऑन की। कैमरे एक एक करके बदलते गए। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, सब कुछ खाली दिखा। लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा नंबर 6 ऑन किया, मेरा दिल उछलकर गले में आ गया।
स्क्रीन पर मेरी कुर्सी के ठीक पीछे कोई खड़ा था, एक लंबी परछाई जिसके चेहरे पर कोई आंख नाक मुंह नहीं था, सिर्फ काली स्याही की तरह धुंधला आकार। मैंने तेजी से मुड़कर देखा, पीछे कुछ नहीं था, लेकिन जब मैंने फिर से कैमरे में देखा, वो परछाई अब भी वहीं थी, जैसे मेरी ही ओर देख रही हो। डर से मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। मैं जैसे तैसे अपनी कुर्सी पर वापस आया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अजय, मैंने सुना। कोई मुझे धीमी डरावनी आवाज में पुकार रहा था। अजय। ये आवाज मेरी माँ की थी। माँ? यहाँ नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे तीसरा नियम याद आया, किसी भी आवाज का पीछा मत करना, चाहे वह जितनी भी परिचित क्यों न लगे। मैं पसीने से नहा गया। मैं जानता था कि मेरी माँ सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर में थी, तो फिर ये आवाज कौन निकाल रहा था? अजय, बेटा बाहर आओ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सुनने की गलती कर चुका हूँ, क्योंकि अब वो आवाज तेज और गहरी होने लगी। बेटा दरवाजा खोलो। आवाज अब एक नहीं रही, कई आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। मैंने अपनी आंखें भींच लीं, कानों पर हाथ रख लिया। फिर अचानक खिड़की के शीशे पर किसी ने जोर से वार किया। मैंने घबराकर देखा, खिड़की के बाहर कोई उल्टा लटका हुआ था, लंबे बाल, सफेद आंखें और चेहरा पूरी तरह जला हुआ। मैंने झटके से दूसरी तरफ देखा, लेकिन जब दोबारा देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर अचानक रात के 3 बजे सब कुछ शांत हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब हकीकत थी, कोई सपना, या मेरी दिमागी हालत खराब हो रही थी। किसी तरह मैं सुबह होने तक रुका, और जैसे ही सुबह की पहली किरण दिखाई दी, मैं इमारत से बाहर निकल भागा। दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। रात भर जो कुछ भी हुआ उसे भुलाना नामुमकिन था। राठौर साहब ने कहा था कि नियमों का उल्लंघन मत करना, लेकिन मैंने फिर भी कैमरों में झांक लिया, और अब मैं जान चुका था कि इस नौकरी में कुछ बहुत गलत था। मैंने तय कर लिया कि अब वापस नहीं जाऊंगा। घर पहुंचते ही मैंने राठौर साहब को कॉल किया। सर, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर ठंडी आवाज आई, ये नौकरी तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने नहीं देगी अजय। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आ नहीं रहा, बस, मैंने झुंझलाते हुए कहा और फोन काट दिया। मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल डर अभी शुरू हुआ था। शाम को जब मैं अपने कमरे में लेटा था, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद कोई बच्चा होगा, लेकिन तभी अजय, वही फुसफुसाहट, वही डरावनी आवाज। मैंने तेजी से दरवाजा बंद कर लिया। फिर मेरा फोन खुद ब खुद ऑन हो गया और उस पर एक नया मैसेज आया। नौकरी छोड़ना इतना आसान नहीं अजय। तुम्हारी शिफ्ट रात 10 बजे शुरू होगी, समय पर पहुंच जाना। अब मुझे सच में डर लगने लगा था। मैंने तुरंत बैग पैक किया और शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं रात 9 बजे बस स्टैंड पर था। एक बस खड़ी थी जो कुछ ही मिनटों में निकलने वाली थी। मैं राहत की सांस ले ही रहा था कि तभी बस के शीशे में मुझे अपनी परछाई के साथ एक और परछाई दिखी। वही लंबा साया, बिना आंख नाक मुंह का चेहरा। मैंने जल्दी से मुड़कर देखा, कोई नहीं था। पर जब मैंने फिर से शीशे में देखा, वो साया अब और पास आ गया था। मैं घबराकर बस में चढ़ गया। कंडक्टर ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा, फिर ठंडी आवाज में बोला, तुम इस बस में नहीं चढ़ सकते। क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। तुम्हारे पीछे जो खड़ा है उसे बस में लाने की इजाजत नहीं है। मैंने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था। क्या बकवास है, मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं चिल्लाया। कंडक्टर ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। नौकरी छोड़ने की कोशिश मत करो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कंडक्टर इतना बोलकर बस ले गया और मैं अकेला खड़ा रह गया। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये बस वाला कौन था, वो साया किसका था। मैं जान चुका था अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। रात के ठीक 10 बजे मैं मजबूरी में वापस उस इमारत में लौट आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये नौकरी इतनी अजीब क्यों है। ये जगह मुझे छोड़ने क्यों नहीं दे रही। क्या यहाँ कुछ छिपा हुआ है? राठौर साहब वहां पहले से ही खड़े थे। उन्होंने मुझे गहरी नजरों से देखा और कहा,
समय पर आ गए, अच्छा किया, वरना यह नौकरी तुम्हें लेने खुद आ जाती। उनका यह कहना ही डरावना था। आज मेरी ड्यूटी वही थी, सीसीटीवी मॉनिटर करना और नियमों का पालन करना। लेकिन इस बार राठौर साहब ने मुझे एक नया आदेश दिया। आज रात ठीक 2 बजे बेसमेंट में जाओ, वहां जो मिलेगा उसे बिना देखे वापस ऊपर ले आना। बेसमेंट? इस नौकरी में बेसमेंट भी है? मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि यहाँ कोई बेसमेंट है। लेकिन वहां क्या है? मैंने पूछा। राठौर साहब ने मुझे घूरा। सवाल मत करो, बस नियमों का पालन करो। मैं अंदर आ गया और जब मैंने देखा कि रात काफी हो चुकी है, मुझे राठौर साहब की बात याद आई। तभी मैंने डरते हुए घड़ी देखी। 2 बजने ही वाले थे एल। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे बेसमेंट जाना ही था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। अंधेरे में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा। मैंने कांपते हुए उसे खोला और अंदर घुसा। बेसमेंट में घुसते ही मेरी सांस अटक गई। चारों तरफ पुरानी लकड़ियों और कबाड़ का ढेर था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक चीज रखी थी, एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स। मुझे याद आया कि राठौर साहब ने कहा था, जो मिलेगा उसे बिना देखे ऊपर ले आना। पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने बॉक्स के ऊपर से कपड़ा हटाया और जैसे ही उसे खोलने की कोशिश की, मत खोलो, एक धीमी सड़ी गली आवाज गूंज उठी। मैं झटके से पीछे हटा। यहाँ और कोई नहीं था, तो फिर ये आवाज कहाँ से आई? अब मैं बॉक्स को गौर से देख रहा था। उसके किनारों पर अजीब तरह के निशान बने थे, कुछ पुराने मंत्रों की तरह। मैंने महसूस किया कि बॉक्स हल्का सा हिल रहा था, जैसे इसके अंदर कुछ था। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। तभी अचानक अजय, मैंने सुना। बॉक्स के अंदर से कोई मेरा नाम पुकार रहा था। कुछ गलत हो रहा था। अब मुझे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ बहुत बुरा था। मैंने तेजी से बॉक्स को उठाया और सीढ़ियों की तरफ भागा। पर जैसे ही मैं ऊपर जाने लगा, पीछे से तेज कदमों की आवाज आने लगी। कोई मेरे पीछे आ रहा था। मैंने बिना पीछे देखे दौड़ लगा दी। जैसे तैसे मैं कंट्रोल रूम तक पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर किसी के चलने की आवाज अब भी आ रही थी। मैंने हिम्मत करके सीसीटीवी कैमरा नंबर 6 ऑन किया और जो देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। कैमरे में मैं खुद सीढ़ियों पर खड़ा था, लेकिन मैं यहाँ कंट्रोल रूम में था। फिर वो कैमरे वाला मैं धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगा और मुस्कुरा दिया। अब क्या होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सच है या मेरे दिमाग का वहम। पर एक बात तय थी, इस नौकरी में कुछ बहुत भयानक चल रहा था और मैं इसमें फंस चुका था। मुझे अब तक यही लगता था कि मैं सिर्फ एक अजीब जगह पर काम कर रहा हूँ, लेकिन अब लगने लगा कि यह जगह मुझसे कुछ चाहती है। मैं सिर्फ एक चौकीदार नहीं था, मैं खुद किसी भयानक खेल का हिस्सा बन चुका था। मैंने कांपते हाथों से सीसीटीवी कैमरा नंबर 6 की स्क्रीन पर दोबारा नजर डाली। सीढ़ियों पर खड़ा इंसान बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही हाव भाव। पर एक चीज अलग थी। उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। वो कैमरे में सीधे मेरी आंखों में देख रहा था और फिर वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ठीक उसी लय में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, ठीक उसी तरह जैसे पहली रात मेरे घर पर हुई थी। अब मेरी सांसें तेज हो गई थीं। फिर एक आवाज आई, अजय दरवाजा खोलो। मेरी ही आवाज, लेकिन यह मैं नहीं था। कोई और मेरी आवाज में बोल रहा था, मुझे अंदर आने दो, हम एक ही हैं। मुझे लगा कि अगर मैं इस दरवाजे को खोल दूंगा तो कुछ भयानक हो जाएगा, पर अगर मैं इसे नहीं खोलता तो क्या होगा? मेरी गर्दन के पीछे अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नौकरी मुझे खुद में मिला रही है? मुझे अब किसी भी तरह इस नौकरी से बाहर निकलना था। मैंने तेजी से दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा, लेकिन तभी, अब तेरा समय पूरा हुआ। ये आवाज अब भयानक, भारी और डरावनी हो गई थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों, तू अब नहीं बच सकता। दरवाजा जोर से हिलने लगा। मुझे लगा कि यह चीज अंदर आ जाएगी। मैंने घबराकर पीछे देखा। बेसमेंट। अगर इस नौकरी का कोई रहस्य है तो वह नीचे बेसमेंट में ही होगा। मैंने जल्दी से कंट्रोल रूम का दरवाजा बंद किया और सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। पीछे से भारी कदमों की आवाज आने लगी।
कोई मेरे पीछे आ रहा था। मुझे एहसास हुआ कि अब अगर मैं रुका तो मैं कभी नहीं बच पाऊंगा। मैंने तेजी से नीचे जाकर बेसमेंट का दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। यहाँ अब भी वही बड़ा लकड़ी का बॉक्स रखा था जो पिछली रात मैंने देखा था, पर इस बार कुछ बदला हुआ था। बॉक्स से हल्की हल्की धुंध निकल रही थी। और तभी, तू नया नहीं है अजय, ये आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। मेरे चारों तरफ सब कुछ धुंधला होने लगा और फिर अचानक मेरे सामने एक पुरानी याद चमकी। मैंने खुद को देखा। मैं यहीं इसी नौकरी में था, पर तब मैं सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा था, मैं इसका शिकार बन चुका था। मैं पहले भी यहां था। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मैं पहले भी ये नौकरी कर चुका हूं? क्या यहाँ जो भी आता है वह इसी खेल का हिस्सा बन जाता है? क्या मुझसे पहले भी कई लोग यहाँ आ चुके हैं और फंस चुके हैं? और अगर ऐसा है तो फिर जो बाहर दरवाजा खटखटा रहा है वह भी मैं ही हूं? अब बस एक ही रास्ता था। मैंने तेजी से बॉक्स को खंगालना शुरू किया। अंदर एक पुरानी यूनिफॉर्म रखी थी, ठीक वैसी ही जैसी मैंने पहली रात पहनी थी, पर यह यूनिफॉर्म फटी हुई थी और उसमें खून के निशान थे। मुझे अब समझ आ गया, अगर मैं इस नौकरी में एक और रात रह गया तो मैं भी किसी और नए अजय की जगह ले लूंगा और फिर मैं भी इसी जगह का हिस्सा बन जाऊंगा। मुझे आज ही भागना होगा। पर बाहर वो दूसरा मैं खड़ा था। अगर मुझे इस जगह से बचना था तो मुझे इस नौकरी को खत्म करना होगा। पर कैसे? मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे कोशिश करनी थी। या तो मैं बचूंगा या ये नौकरी मुझे निगल जाएगी। बेसमेंट की ठंडी अंधेरी हवा मेरे शरीर से टकरा रही थी। मेरे हाथ में वो पुरानी खून से सनी यूनिफॉर्म थी जिसे देखकर मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। इसका मतलब साफ था, मैं यहाँ नया नहीं था। मुझसे पहले भी काफी लोग यहाँ आए और यही के होकर रह गए, और शायद जो भी यहाँ आता है, ये जो भी है, उस आने वाले को उसी की शक्ल में दिखाई देता है। इसका मतलब मुझसे पहले भी यहाँ और भी अजय आ चुके थे, और शायद मैं ही वह था जिसने पिछले चौकीदार को खत्म किया था। अब मुझे खत्म करने के लिए कोई नया आदमी लाया जाएगा। अब वक्त खत्म हो रहा है अजय। बेसमेंट का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। बाहर वही मैं खड़ा था। वो अब भी धीरे धीरे मेरी ही आवाज में बोल रहा था, अब दरवाजा खोल दे, हम एक ही हैं। मैंने घबराकर पीछे देखा। मेरे चारों तरफ अजीब साया से आकार घूम रहे थे। ये सब वे लोग थे जो पहले इस नौकरी में फंसे थे। उनकी फुसफुसाहटें मेरे कानों में पड़ने लगीं। हम भी कभी चौकीदार थे। हमने भी कैमरे में गलत चीज देख ली थी। अब तू हमारी जगह लेने वाला है। नहीं, मैंने जोर से चिल्लाया और पीछे हटने लगा। मुझे अब इस शैतानी नौकरी को खत्म करना था। पर कैसे? मैंने चारों तरफ देखा। फिर मेरी नजर पुराने कैमरा सिस्टम के स्विच बोर्ड पर पड़ी। अगर मैं इस पूरी इमारत की बिजली काट दूं तो शायद ये सब रुक सकता है। मैंने हिम्मत जुटाई और बेसमेंट के मुख्य पैनल की ओर बढ़ा। पीछे से वही आवाज फिर आई, अजय रुक जा। बेसमेंट का दरवाजा अब धड़ाम से गिर गया। वो मैं अब अंदर आ चुका था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं। ये नौकरी तुझे छोड़ने नहीं देगी। पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने झपट कर पैनल का मुख्य स्विच खींच लिया। बिजली गुल और सब कुछ बदल गया एल। तभी एक जोरदार चीख गूंजी। पूरी इमारत में अंधेरा छा गया। बेसमेंट में भयानक धुआं भरने लगा। वो परछाइयां दर्द में कराह रही थीं। ये मत कर, ये मत कर। वो दूसरा मैं अब बुरी तरह चीखने लगा। उसका शरीर मरोड़ खाने लगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे महसूस हुआ कि मैं गिर रहा हूं, गिरता ही जा रहा हूं। जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मैं किसी अस्पताल के बिस्तर पर था। मेरे सिर पर पट्टी बंधी थी। एक पुलिस वाला मेरे पास खड़ा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम भी उनके जैसे गायब हो जाते। क्या मतलब? मैंने कमजोर आवाज में पूछा। पुलिस वाले ने गहरी सांस ली। वो इमारत अब नहीं रही। जैसे ही बिजली गई वहां भीषण आग लग गई। आग? हाँ,
और सबसे अजीब बात यह है कि वहां कोई चौकीदार मौजूद ही नहीं था। हमने जो रिकॉर्ड्स चेक किए उसके मुताबिक पिछले कई सालों से वहां कोई नौकरी पर था ही नहीं। तो फिर मैं वहां क्या कर रहा था? क्या वो नौकरी सच में थी, या मैं बस एक और शिकार था जो किसी तरह बच निकला? तभी पुलिस वाले ने मुझसे कहा, इससे पहले भी वहां के काफी केस आए, पर आज तक ना ही किसी की लाश मिली, ना ही कोई सबूत। तुम किस्मत वाले हो जो वहां से सही सलामत वापस आ गए। मैंने पुलिस वाले से कहा। वो जगह शापित थी, जो भी वहां जाता वो वापस नहीं आता। पुलिस वाले ने सिर हिलाया। हम जानते हैं, इसलिए अब वहां कोई नहीं जाएगा। आज भी मैं उन घटनाओं को अपने सपनों में देखता हूँ और मैं आज भी नहीं जान सका आखिर वो सब क्या था। तो ये थी मेरी जिंदगी की अजीब सी कहानी, या कहे आप बीती। आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपको भी ऐसी नौकरी की ऑफर आए तो भूल कर भी मत जाना।